अक्सर हम सीने में जलन या सांसों में ज़हर की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शायरी की बात नहीं है। ज़रा उन लोगों की हकीकत आप समझिए, जो अस्थमा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कैसा है उनका जीवन? और दरअसल क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्या इससे निजात मिल सकती है? ये वो तमाम सवाल जो लोग जानना चाहते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ तेज़ी से अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे पर हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों की। हमारे साथ है फेलिक्स हॉस्पिटल्स के चेयरपर्सन डॉक्टर के गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब भारत जैसे देश में जहाँ तेज़ी से अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, ये एक जेनेटिक बीमारी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। वो कैसे समझे दरअसल? कोई कैसे समझ सकता है कि वो एस्थमैटिक है? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। पहले तो मैं बताऊँ कि अस्थमा है क्या? अस्थमा एक जो हमारी नलियाँ हैं सांस की, जब हम सांस लेते हैं और वो फेफड़े में जाके तो ऑक्सीजन जाके हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, उससे हम लोग जीवित रहते हैं। तो जब भी अगर आपकी नलियाँ सिकुड़ जाएँ, उसमें कोई स्वेलिंग हो जाए, उसमें कोई कंजेशन हो जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, सांस अंदर पूरी नहीं ले पाएँगे, एयर की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से आपको सिम्पटम्स आएँगे, प्रॉब्लम आएँगे। और कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। कारण में अगर हम बात करते हैं, जेनेटिक हो सकता है, जैसे मैंने बताया, अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनको हो सकता है, की वजह से आपका अगर हो चुका है, तो आप में चांसेस ज़्यादा होते हैं, या आपके सिबलिंग को हो रखा है, तो भी आपको चांसेस ज़्यादा है, मतलब हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा एलर्जिक होता है। एलर्जिक मतलब कि आप किसी चीज़ से एलर्जी है, जिसको मॉल्ट्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, डैंड्रफ है, आपको डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, डस्ट है, या और ऐसे धुआँ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप एलर्जी, कुछ लोग खाने-पीने से भी एलर्जिक होते हैं। ठंडी चीज़ें खाने से उनको अस्थमा अटक आ जाता है। इसके अलावा कुछ नॉन एलर्जिक कारण होते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करने में कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इवन बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन की वजह से लोगों को अस्थमा का अटैक होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी वायरस बहुत कॉमन है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, मतलब जो आपको गले में खांसी है, जुकाम होना है, तो स्टार्टिंग वहाँ से होती है। और जिसके वायरस है, इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं, मतलब गले का इन्फेक्शन करते हैं, तो बाद में वो अस्थमा में बहुत तब्दील हो जाता है। तो ये बहुत मेजर कारण है, जिसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, जैसे मैंने बताया, इसकी वजह से होता है। और कुछ लोगों में एक्सरसाइज इंड्यूस होता है, जो एक्सरसाइज करते-करते लोगों को ब्रोंकोस्कॉज हो जाता है, मतलब उनकी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से अस्थमा होता है। कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, मतलब वो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है, जहाँ पे कोई पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, जो पॉल्यूशन की वजह से होता है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब घर सीओपीडी है। जी। जी। सीओपीडी के बारे में भी हम बात करें डॉक्टर साहब और बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि घर में जो पेट्स हैं, क्या उनसे भी ये एलर्जीज़ होती हैं? दे आल्सो कॉज़ सम एलर्जेंस जिसकी वजह से ग्रेजुअली अस्थमा होता है, खास तौर से जो छोटे बच्चे जो बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहते हैं उन उन पेट्स के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो पेट्स हैं, सब लोगों को नहीं, काफ़ी लोगों को उससे अस्थमा हो सकता है। और उनके जो हेयर्स हैं, जो उनके जो भी उनका फीता है, जो निकलता है, उससे भी अगर वो हम लोग इन्हेल करते हैं, चाहे छोटे बच्चे खास करके, इवन बड़े लोग भी, उससे भी एलर्जी हो सकती है, उससे भी आपका ब्रोंकोस्पाज़्म हो सकता है और अस्थमा के सिम्पटम्स आ सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, भारत में लगभग 30 मिलियन दमा के रोगी हैं। और इसके अलावा 5 से 11 साल के बच्चों में भी दमा के काफ़ी एपिसोड देखे जाते हैं। तो जो दमा है, बड़ों की बीमारी तो है ही है, साथ में बच्चों के भी लिए बहुत कॉमन है, खास करके जो टियर 1 सिटीज़ है, जैसे दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे तो बहुत कॉमन है। जी। क्या हम ट्रिगरिंग स्टेज पर पहुँच गए हैं डॉक्टर साहब? जब हम अस्थमा के बढ़ते हुए रोगियों की संख्या की बात कर रहे हैं भारत में, क्या ये एक अलार्मिंग स्टेज है? बिल्कुल अलार्मिंग स्टेज है, और मुझे लगता है जो पर्यावरण के लोग हैं, उनको बड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ इसका बहुत मेजर कारण जो है वायु प्रदूषण है। उसकी वजह से आप देखते हैं विंटर्स में क्या हालत हो जाती है, हम लोगों को आँखों में जलन होती है, स्किन में इरिटेशन होता है, गले में सोर थ्रोट हो जाता है, गले में इरिटेशन होता है, और बहुत सारे लोग जो ज़रा-सा भी सेंसिटिव हैं, उन सबको अस्थमा के अटैक्स होते हैं, या अस्थमा के एक्यूट अटैक बढ़ जाते हैं। एक्यूट, और उसके अलावा बच्चे जो हैं, खास करके छोटे बच्चे जो न्यूनेट हैं, इवन जो बड़े बच्चे हैं, 2 से 5 साल के और 5 से 11 साल के बच्चे हैं, उन सबको भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ब्रोंकोस्पाज़्म हो जाता है, लोगों को व्हीज़िंग शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों को नेबुलाइज़ कराना पड़ता है, या मास्क लगाना पड़ता है, या बहुत सारे लोगों को इन्हेलर लेने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं एक क्रॉनिक समस्या है, और ये हमारी द्वारा जनित करी हुई समस्या है। इसमें पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है, खास करके वायु प्रदूषण का, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए।
डॉक्टर साहब, आप सीनियर पीडियाट्रिक भी हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस मसले पर लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ को लगता है कि जितने आउटडोर्स में बच्चे जाके खेलेंगे, फिर चाहे वो पार्क्स में बात मिट्टी की में बात करें, तो बच्चों का जो एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि अब जो है बच्चों में एलर्जी ज़्यादा हो रही है। छोटे बच्चे ख़ास तौर से हम देखते हैं इस सीज़न में बहुत ज़्यादा, आपके पास तो मामले आ रहे होंगे कि जैसे ही नर्सरी एडमिशन शुरू होता है, ये जो दौर चल रहा है, नर्सरी एडमिशन के बाद बहुत सारे बच्चों को अचानक से एलर्जीज़ की और इस तरह की समस्याएँ शुरू हो जाती है, छाती में गड़गड़ाहट की बात हो जाती है। ये क्यों होता है? क्या उनका इम्यून सिस्टम आज की डेट में क्या ये बात है कि वो आउटडोर्स में बहुत नहीं जा रहे हैं उस लिहाज से और फिर एकदम से एक्सपोज़ होते हैं, तब ये होता है, या फिर अब ये एक अंडरलाइंग सिचुएशन है, ये एक अंडरलाइंग समस्या है जो हमारे हेल्थ सिस्टम में जम चुकी है, बस चुकी है और वो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बताना चाहूँगा जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, मतलब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा उनमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनमें खाँसी-जुकाम बार-बार होता है। ख़ास करके जब भी वेदर चेंज होता है, चाहे वो दिसंबर-जनवरी का महीना हो या मार्च-अप्रैल का महीना हो, जब सर्दियाँ होती हैं या मौसम बदल रहा होता है, तो उस समय उनको वायरल इन्फेक्शंस और बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी उनमें अस्थमा के अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तीसरी बात, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, इवन ये टियर 2 सिटीज़ में भी पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गई है। तो बच्चे जो मैंने देखा है खास करके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो बच्चे वहाँ पे पहाड़ पे रहते हैं, केरला में रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 है, 100 के आस-पास है, उससे भी कम है, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही वो दिल्ली में माइग्रेट करते हैं या नोएडा एनसीआर में माइग्रेट करते हैं, उनको साँस की तकलीफ शुरू हो जाती है, इवन बहुत बार उन बच्चों को हुँ, हमें नेबुलाइज़ कराना पड़ता है। तो कहीं न कहीं हुँ, हम बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक तो बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, दूसरा मैंने बच्चों में बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार-बार होते हैं, तीसरा जो बताया कि उनका जो एयर पॉल्यूशन यहाँ पे है, दिल्ली एनसीआर में, वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, चौथा जो है, बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन्स हम लगवाते नहीं हैं, जो खास करके ऐसी वैक्सीन है जिनको लगवाने से अस्थमा के अटैक्स कम हो सकते हैं, जो निमोनिया की वैक्सीन्स हैं, जो फ्लू की वैक्सीन्स हैं, कोविड की वैक्सीन्स अगर बड़े बच्चों में लागू हो गई है, तो उन सब वैक्सीन्स को लगवाना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर है, इसमें इन्फेक्शंस हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनको कम कर सकते हैं, उससे भी अस्थमा कम हो सकता है। क्या ये सिर्फ़ बच्चों के लिए लागू है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब तो बड़ों में भी फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर से कोविड के बाद तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की जो इम्यूनिटी है उस लिहाज से वो कोलैप्स कर गई है। तो क्या कोई ऐसी वैक्सीन्स जो आप बड़ों के लिए भी सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जो वो लगा सकते हैं फ्रीक्वेंट ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए जो अस्थमा को लीड करता है आगे जाके? बिल्कुल रीमा जी, जैसे बड़ों लोगों में भी ऐसे लोग खास करके जिनको एलर्जी है, जिनको स्प्लेक्टोमी हो रखी है, जो जो ऑलरेडी किसी स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, जिनको कोमॉर्बिड डिजीज़ है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायलिसिस है, इन सब लोगों को स्ट्रेप्टोकोकल वैक्सीन्स हैं, वो लेनी चाहिए। निमोनिया की वैक्सीन दूसरी आती है, प्रेवनार है जैसे, वो लगानी चाहिए या फ्लू की वैक्सीन्स हैं, बॉडी फ्लू जिसको बोलते हैं, तो टेट्रावेलेंट स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब कई सारे स्ट्रेन से बचाता है फ्लू के, वो लगवानी चाहिए। कोविड की वैक्सीन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बूस्टर डोज़ लगवानी चाहिए इन लोगों को। तो कहीं न कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं या जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, इवन जो खास करके जो ऐसे लोग हैं जैसे हम और आप लोग हैं, जो पब्लिक एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या जो न न जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो पब्लिक क्लीनिंग स्टाफ है, इन एक्सपोज़र सबको ज़्यादा रहता है। हुँ, जी, हुँ, इन सबको एनुअली हुँ। जो वैक्सीन्स हैं, जिसमें फ्लू की वैक्सीन है और निमोनिया की वैक्सीन है, वो ज़रूर लगवानी चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब और मैं साथ में ये जानना चाहूँगी कि ये अब लोग ये कहते हैं कि ये एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ इसी लिहाज़ से है कि जब आपको इतने प्रदूषित वातावरण में ज़िंदगी बितानी ही पड़ेगी, तब आप ऐसी बीमारियों को आपको ढो करके चलना ही पड़ेगा। तो आप कितना बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं इससे? इसकी क्या ट्रीटमेंट है? और अगर कोई एस्थमेटिक हो गया है जिसको क्लिनिकली ये घोषित कर दिया गया है कि वो इंसान एस्थमेटिक है, तो क्या इसमें हमारे पास ये जानने के लिए कोई रेंज है, कोई पैरामीटर है कि कोई कितना एस्थमेटिक है और क्या ये क्योर हो सकता है, हमेशा के लिए ठीक हो सकता है एस्थमा?
देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तो हमें पता है कि कौन-कौन से ट्रिगर फैक्टर्स पता हो जाएँ, तो आप अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हो। जैसे एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, तो आप लोग अस्थमा को बचाने के लिए बाहर ना निकलें जब एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, या मास्क लगा के निकलें, या इंडोर रहें। तो बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एयर प्यूरीफायर्स हैं, जिनको लगा के आप अस्थमा का अटैक कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डस्ट माइट से होता है, कुछ को एक्सरसाइज से होता है, किसी को मेल्ट से होता है, किसी को जैसे आप बात कर रहे थे हम लोग पेट्स से होता है। इवन बहुत सारे जो पेट्स कंट्रोल्स हैं, पेस्ट्स हैं, उनसे होता है। टोबैको स्मोक से होता है, ठीक। बहुत सारी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, केमिकल्स जिसमें डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, वो अटैक ट्रिगर कर सकते हैं, या जो धुआँ है, तो डस्ट है, तो इन सब चीज़ों से अगर बचेंगे, तो हम अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि अस्थमा कि क्या लगातार हो सकता है या कि क्रॉनिक बीमारी है, तो 2 तरह का अस्थमा होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट में भी कुछ इंटरमिटेंट होते हैं, मतलब हमेशा नहीं होता, जब भी वेदर चेंज होगा या महीने में आपको 1 अटैक आएगा या 3 महीने में 1 अटैक आएगा, तो हम इसको इंटरमिटेंट बोलते हैं, और इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ होते हैं परसिस्टेंट, मतलब हर महीने सिम्पटम्स आ रहे हैं, लगातार है, तो इन लोगों को जिनमें परसिस्टेंट अस्थमा है, या ऐसा लोग जिनमें इंटरमिटेंट में महीने के अंदर 2-3 एपिसोड्स हो रहे हैं, उनको लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, मतलब उनको इन्हेलर लेने हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो लेने हैं, वो आपको लगातार लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जिनको इंटरमिटेंट हो रहा है या कभी-कभी होता है, उनको एसओएस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और दोनों लोगों को, चाहे वो इंटरमिटेंट हो या परसिस्टेंट हो या एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उन सबको ही प्रिवेंशन वाले जो फैक्टर बताए मैंने, उन पे काम करना चाहिए, जिससे उनके एपिसोड्स कम हो सकें। जी, चलिए ये आपने मुझे लगता है कि आपने जो पूरी जानकारी दी है डॉक्टर साहब, वो किसी के भी डाउट्स इस मसले पर काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गए होंगे, लोग समझ गए होंगे जिस तरीके से आपने एक-एक बात बताई और लगभग हमने हर वर्टिकल पर चर्चा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस थैंक चर्चा यू। में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।